अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 2023 का आज पहला रोज़, 2022 का अगर पाकिस्तानी सियासत का जायज़ा लिया जाए तो इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार रही। आपने देखा कि जिस तरह से सारे इवेंट्स रहे, इमरान खान साहब की हुकूमत को अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया। उन्होंने एक बयानिया बनाया जिसमें उन्होंने साइफर की कहानी शुरू की और उसके बाद कहा कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। लेकिन जैसे ही साल 2022 नवंबर 29 तक हम पहुंचे, जहां पर इदारे के अंदर एक चेंज ऑफ कमांड हुई, तो हमने देखा कि उसके बाद साबिक आर्मी चीफ को वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने लगे। इमरान खान साहब ने असेंबलियों से इस्तीफ़े दिए, जो कि आज भी जिसका मुकद्दर अभी तक तय नहीं हो सका। लेकिन अलबत्ता उन्होंने एक भरपूर ऑपोजिशन की 2022 में, जिसमें उन्होंने रैलीज़ की, जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च की। गो कि वो दोनों लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ना पहुंच सकी, या ये कह सकते हैं कि जिस तरह के उन्होंने कहा था कि पहुंचेंगी वहाँ ना पहुंच सकी। उसके बाद आते हैं पीडीएम की हुकूमत पर। पीडीएम ने बयानिया बनाया कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो माशी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर पा रही, महंगाई उरूज पर है, और लिहाजा उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा। लेकिन आज भी पीडीएम की हुकूमत, यानी आज के दिन तक, माशी अबतरी जो है वो बरकरार है। किसी सूरत माशी जो बहाली है वो होते दिखाई नहीं दे रही, बल्कि अब तो ये बातें भी हो रही हैं कि आया कोई टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए, क्या असेंबलियों की मुद्दत जो है वो बढ़ाई जाएगी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। ये वो तमाम बातें हैं जो की जा रही हैं। क्या जनवरी 2023 यानी ये साल जो है हमारा, ये इलेक्शन का साल होगा पाकिस्तान में, या सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ जाएगा? एक सबसे अहम, मैं कहूँगी इस तमाम सूरत हाल में 2022 में जो सबसे अहम रहा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, वो एतराफ़ था इदारे की जानिब से, जो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ अपनी अलविदाई तकरीब में उन्होंने इस बात का न सिर्फ एतराफ़ किया कि सियासी मदाखलत रही है इदारे की, और जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और ये भी ऐलान किया साथ ही कि इदारे ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो किसी सूरत सियासी मदाखलत नहीं करेगी, यानी वो ए पॉलिटिकल रहेगी। अब आ जाते हैं आज, यानी 1 जनवरी 2023। यही तज्जिया करवाएंगे अपने मोहतरम मेहमानों से कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 2022 में क्या गेन किया, क्या उन्होंने लूज़ किया, और इदारा इस वक्त पिछले साल जिस तरह से खड़ा था क्या आज भी वैसा ही है या कुछ बेहतरी आई है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं सीनियर हमारे तज्जिया निगार मज़हर अब्बास साहब, रज़ा रूमी साहब हमारे सीनियर तज्जियाकार, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मज़हर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। 2022 में जो हमने एक सारी इस वक्त क्रोनोलॉजी दी, उसमें आप क्या समझते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन तक आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हुआ है पॉलिटिकल कैपिटल वाइज, इसके साथ साथ अवाम में पज़िराई के हवाले से, उसकी अपनी पॉलिसी के हवाले से? शुक्रिया रादिया। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नुकसान तो पॉलिटिक्स का हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स और सियासत बेतौकीर हुई है। जमहूरियत का हुआ है क्योंकि जमहूरियत बेतौकीर हुई है। इस सिस्टम का हुआ है जिस सिस्टम को चाहे जितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, सिस्टम चलता रहे। हालिया सालों में एक बहुत इंस्टीट्यूशन जो हमारे यहाँ अच्छा इस्टेब्लिश हुआ और काम करना शुरू किया, वो इंफॉर्मेशन कमीशन था। तोशा खाना, जिसका सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून जिक्र करती है और शोर शराबा करती है, ये इंफॉर्मेशन कमीशन जो मरकज में था, ये उसी की लेन, उसी का क्वेश्चन था। अच्छा। उसी ने जो सवालात का जिस जर्नलिस्ट ने अप्रोच किया था, उसने इस चीज़ को एक्सपोज किया। अब क्या हो रहा है, एक कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है ताकि तोशा खाने की जो इत्तलात हैं, जो रिकॉर्ड है, वो हुकूमत ने कहा है कि वो हम नहीं दिखा सकते। तो ये जो अप्रोच है, तो मेरे नुक्ते नज़र से पाकिस्तान की सियासत को 2022 में शदीद नुकसान पहुंचा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी तरीका जरूर था, लेकिन क्या उसमें इंतजार नहीं हो सकता था 1 साल 1.5 साल हुकूमत के अपना टेन्योर कंप्लीट होने का? ठीक मैटर ऑफ डिस्कशन है। इसी तरह जो गवर्नमेंट आई उसने वो चीजें पूरी नहीं की, और जो ऑपोजिशन थी, यानी वो ऑपोजिशन जो है वो एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही है,
दूसरी तरफ उसी इस्टेब्लिशमेंट से कह रही है कि आप हमारे साथ आके खड़े हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा रजा से भी ये पूछ लेते हैं कि जो बेतौकीरी का आप जिक्र कर रहे हैं, रजा मैं मतलब ओवरऑल मजहर साहब ने ज़ाहिर है इस पे बात की, कोई एक पर्टिकुलर सियासी जमात नहीं बल्कि वो सियासत की बेतौकीरी की बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अगर इफ आई आस्क यू कि देखिए इमरान खान साहब तो बाहर हुए, एक तगड़ी ऑपोजिशन की उन्होंने, चाहे बेशक वो सड़कों की ऑपोजिशन हो, लेकिन उन्होंने वहां तक मामला जरूर पहुंचा दिए कि जहां पर न सिर्फ इदारा प्रेशर में आया बल्कि मौजूदा हुकूमत जो है वो भी प्रेशर में आई है। तो देखा जाए तो इमरान खान साहब ने लूज शायद कम ही किया हो, गेन ज्यादा किया है, और शायद वो ये गेन ना करते अगर वो बरसरे इक्तदार थे, उनकी गवर्नेंस के मसाइल थे। आप अग्री करते हैं इस बात से? जी, मैं बिल्कुल नादिया आपका जो थीसिस है उससे मुकम्मल मुत्तफिक हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि 2022 जो है, अगर वो किसी का साल है तो वो इमरान खान साहब का साल है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो 3.5 पौने 4 साल की नाकिस कारकर्दगी थी और जिस तरह से उन्होंने डिजास्टर्स तरीके से मईशत को और मुल्क को और पार्लिमान को चलाया और हर इदारे को अंडरमाइन किया, और जिस लेवल पे वो अनपॉपुलर थे, उनको तो ये बैठे बिठाए गिफ्ट मिल गया कि उनको तरीके अदम एतमाद से निकाल दिया गया दफ्तर से। और उसके बाद से आप देखें कि उनकी एक नए सियासी सफर की शुरुआत हुई है, और उनकी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स जो हैं वो कहीं ज्यादा बड़ी हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उन्होंने एक विक्टिम के तौर पर अपने आप को पेश किया आवाम के सामने, अपने सपोर्टर्स के सामने, बल्कि उन्होंने बहुत ज्यादा नए सपोर्टर्स भी पाए इस पूरे प्रोसेस में। और उसमें यकीनन अब उनके नाकिदीन तो ये कहते हैं कि उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मुबालगा, झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया, और उसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि पीटीआई सबसे ऑर्गेनाइज्ड है सोशल मीडिया के हवाले से। अच्छा, लेकिन रजा एक चीज मैं जरूर कहूंगी, आप बेशक मीडिया और सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये खान साहब की सियासत का आर्ट है ना, जो मुख्तलिफ जमातें जो कि कब से इस बिजनेस के अंदर हैं पॉलिटिक्स के, वो उस तरह से ना अपने आप को मार्केट कर पाई, ना उन्होंने वो स्पेस हासिल की अखबारों में, टेलीविजन स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, जो इमरान खान साहब और उनकी जमात ने की। ही यूज्ड टेक्नोलॉजी। देखिए, बिल्कुल ये आप सही कह रही हैं, लेकिन उसमें सरपरस्ती भी होती है ना। देखिए, इमरान खान साहब के साथ एक जो हैं, अगरचे के आर्मी की लीडरशिप और उनकी जो टॉप कमांड है, वो उन्होंने तो एक फैसला कर लिया था कि वो सियासत में बिल्कुल जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे और वो अपोजिशन को करने देंगे उस वक्त पीडीएम को जो मर्जी वो जाके तरीका अदम एतमाद ले आएंगे। लेकिन हमें अब ये भी मालूम हो गया है पिछले 3-4 महीने में जो राज अफशा हुए हैं और रोजाना कोई ना कोई नगेट आ जाता है, तो हमें ये भी पता लग गया है कि उन तमाम दावों के बावजूद उनको अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के हलकों की तायद हासिल थी। जी रजा, कतरा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब के पास आती हूँ। जनरल साहब, देखिए इदारे के हवाले से 2022 मेरे ख्याल से सियासी तारीख में पाकिस्तान की सबसे मुश्किल रहा होगा, क्योंकि पहले जिस हिसाब से तनकीद होती थी उसमें बहुत ही इशारे कनाइयों में 2-3 अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन 2022 में बड़े खुलकर इमरान खान साहब ने तनकीद की और फिर वो पब्लिक स्पेस में भी आई। अब क्योंकि हम जनवरी 2023 में, मैं जानना चाहूँगी इदारे ने जो ये एतराफ़ किया कि हाँ हमने मदाखलत की और फिर ऐलान किया कि अब हम नहीं करेंगे, ऐसा मुमकिन नज़र आ रहा है 2023 में कि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल एपॉलिटिकल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, पहले इसका बैकग्राउंड देख लें कि जिस दिन इमरान खान को हटाया गया उससे अगले दिन जब उसने एड्रेस करने की कोशिश की यहाँ इस्लामाबाद से, तो हर शहर में हजारों इंसान उसकी तकरीर सुनने के लिए मौजूद थे। अब ये एक ऐसी तब्दीली थी जो कि हम समझते थे कि अगर इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान इलेक्शन जीत नहीं सकता, लेकिन जैसे हुकूमत से बाहर निकले तो उसने कुछ भी नहीं अभी किया हुआ था, कोई कहा नहीं था कुछ किसी को। पहली दफा एड्रेस करने के लिए निकला तो कराची और इधर उधर लोग तराना पढ़ रहे थे और हजारों की तादाद से दुनिया हर शहर में मौजूद, लाहौर में, कराची में, और सब इसको सपोर्ट कर रहे थे। उसकी सिर्फ तब्दीली दरमियान में एक ही वजह आई जो मैं समझ सका, वो ये कि जो रजीम चेंज का प्रोसेस था वो 1 महीना चला
उसमें जिस तरह जमीर बिके, जिस तरह खरीदो फरोख्त हुई, जिस तरह बाज जगहों पे आपको एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नजर आई, उस चीज ने वाजे कर दिया कि ये खेल जो था ये गंदा था, गलादत थी, सियासत को आलूद करके, तो ये आलूदा करके तो फिर ये काम किया गया। उसमें आप देखिए कि जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होती है उस दिन वहां पे पुलिस और प्रिजनर वैन वगैरह किसने पहुंचाए, एयरपोर्ट्स के ऊपर बंद कराने का, लोगों को वहां से कि ये फ्लाई नहीं कर सकते, वहां पे रोकने का किसने काम करवाया। वहां इतनी सारी चीजें ऐसी हुई जो आधी रात को अदालतें खुली, लोग ये सारी चीजें नोट कर रहे थे। और इदारे की ताकत तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा ना, जाहिर है। मैं जानता हूं, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें अवाम देख रहे थे और इसका रिएक्शन था कि एकदम पब्लिक जो है वो उसकी साइड पे चलेगी। ओके। परफॉर्मेंस उसकी भी ऐसे थी जो इन लोगों की है, ये कोई इन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी है? हमें बर्बाद करके गया था नून लीग के वक्त में इसहाक डार, इतने कर्जे ले गया था कि उसके बाद कर्जे उतारने के लिए भी कर्जा ही चाहिए था। अच्छा। उस वक्त आपको IMF बगैर पूछे कर्जे दे रहा था क्योंकि वो आपको ट्रैप कर रहे थे, लेके आ रहे थे। ये झूठे फिगर देते थे, वो चैन ही नहीं करते थे, इनको कर्जे पकड़ा देते। तो हम तो बुरे हाल में थे, लेकिन ये पासा पलटा उस एक महीने में जब लोगों ने देखा कि जमीर खरीदे गए हैं, जब लोगों ने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट कहां पे है। ये वो चीजें हैं जो कि, और मैं आपको ये बताता हूं कि अवाम में बहुत बड़ी तादाद है जो इसको पूरा एक रेजिम चेंज का जो अफेयर हुआ उसको हम ये बाकी के कहते हैं साजिश नहीं, उसको साजिश मानते हैं और बड़ी हद तक उसमें साजिश के एलिमेंट भी मौजूद है जो मेरे में। अच्छा, तो अब मैं भी बहुत सारे प्रोसेस को मुख्तलिफ वक्तों में मैं देखता रहा हूं, हैंडल करता रहा हूं, बात करता रहा हूं। तो सुने, अब 2023 में आ जाए ना, ठीक है, वो तो इदारे ने एतराफ कर लिया ना कि उन्होंने क्या किया। ये है उसका नुकसान हुआ, अब आगे भी अदारे को अपने आप को इसमें से निकालना होगा, अदारे को निकालना होगा बिल्कुल, और वाज़े नजर आना चाहिए कि आप बिल्कुल किसी भी मामले में दखल नहीं दे रहे। अभी फिर शुरू हो गया बातचीत के जनाब ये जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाने वो गार्बन अदारा प्रमोट कर रही है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मुझे इसका नहीं है, मैंने नहीं सुना किसी से, लेकिन मीडिया में लोग बात कर रहे हैं। ये चीजें जो है इनको फौरन रद्द करना चाहिए। ISPR को चाहिए कि आया सामने आके कहें जी हमारा आइडिया नहीं आई। अच्छा। क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रपोजल है। इन चीजों में जरूरी इस वजह से है कि अदारा इस वक्त एक तरफ तो वॉर ऑन टेरर आपके गले पड़ने लगी, फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स मौजूद हैं, और दूसरी तरफ अवाम में बदगुमानी इतनी ज्यादा हो चुकी है अदारे के बारे में कि इमेज बहाल करना सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वक्त। ओके, ठीक। और ये मैं आपको बता दूं कि सियासत सारे सियासतदान इक़्तिदार के लिए करते हैं, इमरान खान हो या कोई भी और हो। अगर आप टेक्नोक्रेट या कोई और बैठा दें, कोई और यहाँ पे सिस्टम खोल दें, तो बड़ी जल्दी ये सारे सियासतदान जो हैं ये इकट्ठे होंगे और टारगेट होगी एस्टेब्लिशमेंट। इस वजह से भी तो लेकिन वैसे एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगी जल साहब, इदारा ये सब करता क्यों चला आया है कि कभी किसी को बिठा देते हैं, कभी किसी को, व्हाई दे वांट टू ऑलवेज कंट्रोल द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिशियंस? बात ये है कि ये जो हमारे अपने सियासतदान हैं, पहली बात ये कि इनको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं, ये अक्सर भागे फिरते हैं GHQ। मैं आपको बताता हूं कि मैं खुद डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस रहा हूं। कांटेक्ट करते थे, ये चुगलियां मारते थे एक दूसरे की, एक दूसरे को हटाने के लिए आपसे मदद मांगते हैं। ये चीजें जो हैं इनको समझना चाहिए कि ये सियासत जबरदस्ती आप घसीट के कल को आपके खिलाफ होता है तो फिर आप रोते हैं कि जी हमारे लिए इन्होंने। अब जरा मजहर साहब और रजा भी इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इदारा जो है वो पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा कलीदी पोजीशन जो है उसकी रही है। मजहर साहब, 2023 में क्या वाकई ये ए पॉलिटिकल होने की जो ऐलान है वो नज़र अब तक आपको जो आखिरी साल 2022 के आखिरी दिन थे उसमें नज़र आया? एंड डू यू रियली थिंक कि 2023 के अंदर इदारा, क्योंकि माशी बदहाली की वजह से आपको पता है कि बड़े जिटर्स होने लगते हैं, फिर सबको लेकर बैठा जाता है क्योंकि उससे सिक्योरिटी भी लिंक्ड होती है, आप देख रहे हैं कि गैर सियासी रहेगा? देखिए, ये इम्तिहान होगा, इदारे का भी इम्तिहान होगा, सियासी जमातों का भी इम्तिहान होगा। एक फोरम तो हमने बना दिया है जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप दोनों ही बैठती है, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहते हैं जी। तो अगर वहाँ चीज़ें होती हैं, वहाँ बात होती है, तो चूंकि अब उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया गया है तो उस हद तक रहे तो ठीक है।
मुझे कोई, हालांकि वो भी खैर आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त तक भी आप एक एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, वो अपना इनपुट देते हैं, आप अपना इनपुट देते हैं, उस हद तक तो ठीक है। लेकिन ये सियासी जमातें बनाने, बिगाड़ने, तोड़ने, हुकूमतें बनाने, हुकूमतें गिराने, हुकूमतें तोड़ने, इलेक्शन में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का ये अमल अगर रुकता है तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ा वे फॉरवर्ड होगा और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अब उसके तरीक़ेकार हमें देखना होगा, अभी सूरत हाल किस तरीके से अनफोल्ड होती है, सही। ये अब आपको अगले 4-5-6 महीने में पता चल जाएगा। तो अगर उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी, अपनी न्यूट्रलिटी साबित की, चाहे कम वोट में इमरान खान उन्हें अप्रोच कर रहे हों या पीडीएम उन्हें अप्रोच कर रही हो, उन्हें गेट नंबर 4 को बंद करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। कोई भी नॉक करता रहे गेट नंबर 4 पे, उन्हें उस गेट नंबर 4 को बंद करना पड़ेगा। ऑलराइट, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। एक और चीज़ है रज़ा, जिसमें देखिए जनरल साहब की भी बातों से आपने मतलब एटलीस्ट मैंने ये अखज़ ज़रूर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस खुद भाग भाग कर आते हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ करते हैं, इक़्तिदार तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन स्टैब्लिशमेंट में भी माज़रत के साथ मैंने हमेशा ये देखा है कि वो ये उनका पोस्चर ये होता है कि ये सियासतदान मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते, इनको कोई फ़िक्र ही नहीं है, ना मईशत की है, ना मुल्क की, वेदर इट इज़ प्रोग्रेसिंग और नॉट, ये हमें फ़िक्र है, लिहाजा हम डिसाइड करेंगे। तो क्या इदारे ने भी इस सोच को रद्द करना होगा, क्योंकि एबिलिटी होती है पॉलिटिशियंस में, जाहिर है लाखों वोट लेकर वो पार्लियामान तक पहुंचते हैं, वरना या फिर इस जमहूरी निज़ाम कोई नहीं होना चाहिए कि अगर इसी तरह से पॉलिटिशियंस को हम देखें। देखिए नादिया, बात ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो बहस पाकिस्तान में दहाइयों से जारी है कि हमारे जो इदारे हैं वो दोनों, मैं सिर्फ मिलिट्री का नहीं कहूँगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी कहूँगा, क्योंकि मैं तो खुद रहा हूँ सिविल ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा, तो वहाँ पे कंटेम्प्ट होती है पॉलिटिशियंस के लिए, और वहाँ पर अमूमी तौर पे ये इंप्रेशन होता है कि ये लोग अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी दाव पे लगा देंगे, करप्शन करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं और ये अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं। लेकिन अभी जो मामला है वो ज़रा पेचीदा हो चुका है। अब ये बात जिसे कहते हैं ना, मुख्तारा की जुबान में गल आगे बढ़ गई है। अच्छा, और वो इस तरह से बढ़ी है कि जो रिसेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, देखिए बात ये है कि ये सही कह रहे हैं जनरल साहब से, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पॉलिटिशियंस खुद जाके नॉक करते हैं, 77 में हो, 1988 में हो, 90 में हो, 93 में हो, 96 में हो, हम ये देख चुके हैं। 99 में जब मुशर्रफ साहब का कू हुआ तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि हमारी आइकॉन है जमहूरियत की और हम उनकी बड़ी ताज़ीम करते हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड है कि उन्होंने वेलकम किया उस मार्शल लॉ को। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा हुआ, नवाज शरीफ डिक्टेटर बन गया था। अब ये सब बातें तारीख का हिस्सा हैं, लेकिन अभी ये हुआ है कि वो नॉक भी करें, लेकिन जिस अंदाज से, और मैं नाम लेके कहूंगा, नादिया आपका शो है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये काम बड़ा अच्छा किया है कि उन्होंने हम सब के लिए आसानियां पैदा कर दी हैं, और अल्लाह उनको खुश और कामयाब करे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने जो कुछ किया पिछले चंद सालों में, जिस अंदाज से उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, और अभी देखिए, अभी तो यहाँ तक आ गया कि वो वज़ीर आज़म हाउस का एक अफसर जो था वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, और वो पकड़ा गया, उसको हिरासत में ले लिया गया, और उसने कहा कि जी मुझे ऊपर बॉस का हुक्म है, आई दैट इज जनरल फैज। तो मुझे आप बताइए कि क्या ये इसके लिए भी सियासतदान उनको कहते हैं? क्या वो एक्सटेंशंस के जो मामले चल रहे थे, एक एक्सटेंशन होगी, दूसरी के लिए प्रेशर डाला गया वज़ीर आज़म के ऊपर, सारी चीज़ें अब तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, तो क्या ये तो सियासतदान नहीं कहते ना कि आप एक्सटेंशन ले लें सर, वो ठीक है पेश करते हैं, लेकिन ये कि खुद एम्बिशन भी होता है, तो ये अपने इदारे को जितना नुकसान पहुंचाए आप छोड़ दे, चले जी मान लिया सियासतदान तो चोर डाकू हैं, जो पिछले लीडर्स ने अपने इदारे के साथ जो जुल्म किया है, मैं उसके ऊपर, क्योंकि देखिए सिविल ब्यूरोक्रेसी को तो पहले ही तबाह हो चुकी है। इस वक्त तो पाकिस्तान का क्राइसिस जो है ना, वो ये नहीं है कि इमरान खान आ रहा है कि जा रहा है, क्या कह रहा है कि हम ये किस तरह बचाएं, ये रियासत के वो इदारे, कोई रियासत दुनिया की इन 3-4 इदारों के बगैर नहीं चल सकती, नेशन स्टेट का तस्वुर ही नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग
न्यूट्रल इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी के लेकिन फिर इसमें बड़ा वक्त लगेगा जनरल साहब। एक तो खुद ये कि इदारा जो है वो चुप करके बैठे, जो हो रहा है वो होने दे, उनके डोमेन से बाहर की चीज़ों में जाकर मदाखलत ना करे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये माशी इस्तेकाम क्यों नहीं है। ना ही अदलिया के, जिसे कहते हैं ना कि कान मड़ोड़ के फैसले कराए जाएं। आप क्या कहते हैं जनरल साहब, इस इंस्टीट्यूशन का सबसे क्या आप ये कहेंगे कि बुरा जो साल रहा वो 2022 रहा, और वो लीडरशिप भी क्या सबसे बुरी रही है इंस्टीट्यूशन के लिए? समझता हूँ कि पिछले 1-2 सालों में हमारे अदारे का बहुत नुकसान हुआ। आज जितना अवाम और अदारे के दरमियान फासले हैं वो पहले नहीं थे। आज जितनी उंगलियां उठ रही हैं अदारे के ऊपर वो पहले नहीं उठती थी। हर किसी का मुंह खोला है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ एक प्रायोरिटी होनी चाहिए अदारे के लिए कि वो अपनी साख बहाल करे। जो साख बहाल ना करने का एक और जो इशू इस वक्त बना हुआ है वो ये कि जनरल बाजवा ने जर्नलिस्ट को बुला के तो कोई बातचीत करनी शुरू की। क्या वो अपने कामों की सफाई पेश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे इंप्रेशन ये मिलता है कि आज भी घर बैठ के वो सियासत में उंगली अड़ा रहे हैं। ये चीज रुकनी चाहिए। ये जनरल आसम मुनीर को चाहिए कि उनको एडवाइस करें कि जनाब ये ना करें, आप मेहरबानी करें। अब आप रिटायर्ड लाइफ अपनी, जैसे आपने कहा था कि मैं गुमनामी में चले जाऊंगा, गुमनामी ना सही लेकिन कम अज कम आप ये इंटरव्यूज वगैरह देने बंद करें। दूसरे उसमें वो बात कन्फेशंस कर रहे हैं, कल इसके मुकदमे खुल जाएंगे। एक उन्होंने कोई, मैंने पढ़ा लिखा को कहा हुआ था कि जी इमरान खान को साकिब निसार के जरिए एनआरओ लेके दिया। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं है। अगर कल उनको कोई अदालत में घसीटे फिर क्या हो। तो ये काम बंद करने चाहिए। ये मुल्क के मफाद में कतल नहीं है। आप देखिए उसी वक्त समझ लग जानी चाहिए थी जब इमरान खान को हटाया गया या वो हटा नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, तो उसके बाद लोगों ने मिठाइयां नहीं बांटी, पब्लिक बाहर आ गई। तो फौरन समझ लग जानी चाहिए थी कि पब्लिक का मूड कुछ और है, हमें दूर रहना चाहिए इस प्रोसेस से। जब आप अवाम का रास्ता रोकने की कोशिश करें, अवाम के मूड को देख के उसके बावजूद आप उसकी मुखालफत में चलने की कोशिश करें, वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों तबाही के रास्ते पे जाएं। नहीं तो 2018 में क्या अवाम का रास्ता नहीं रोका गया था इलेक्शंस के जरिए? वो भी तो फिर इसमें शामिल करें ना जनरल। देखिए उसका फिर भी पर्दा था। ये नहीं हुआ कि अवाम ने, उसमें भी इस वक्त बहुत सारे लोग, मैं कराची में था, मैंने लोगों से राय पूछी और वो यही कहते थे कि जी जिन पार्टियों को कई दफा आजमा लिया है हम उनको क्यों वोट दें, हम तीसरी को क्यों ना मौका दें। तो उस वक्त ये सोच भी मौजूद थी। ये नहीं है कि उस वक्त सारा यही था कि जनाब इन्हीं को बिठा दिया जाए। आज तो ये है कि जितना वो तबका जो डिस्क्रेडिट था, क्रेडिटेड था, वो सारा इकट्ठा होके आ गया। तो अवाम उसको देख के मेरा ख्याल है उनका रिएक्शन बड़ा वाज़ेह है। तो काफी खान साहब वाला बयानिया लग रहा है जनरल साहब मुझे ये। हाँ वो भी यही कहते हैं। जरा मजहर साहब नफी में सर हिला रहे। खान साहब इलेक्शन नहीं जीत सकता था। ये सारा हमारी इस किस्म के खेल की वजह से आज उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे है। अगर नॉर्मल इलेक्शन होता 1.5 साल बाद, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब इलेक्शन जीतता। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह की हरकतें, इस तरह के काम इन्होंने हमारी सियासत को बर्बाद कर दिया। और आगे से पीडीएम तमाम डेमोक्रेटिक रास्ते रोक रही है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन से बचना है। ओके तो कोई ऐसा स्टेप नहीं कर रहे जिससे कि मुल्क में इलेक्शंस ही आप कहते हैं रास्ता। मजहर साहब, जनरल साहब की बातों से कुछ से शायद आप अग्री नहीं करते, और इसमें ये ज़रूर ऐड कर दीजिएगा कि आपने 2022 के आखिर में देखा और जो अभी भी जारी होगा, जाहिर है कि कराची में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हिस्से बखरे हुए थे वो दोबारा जुड़ने को हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, ये ऑर्गेनिक तरीके से साथ में नहीं आ रहे। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वोट, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बात ठीक है कि इमरान खान के ज़ाहिर सपोर्टर बड़ी सपोर्ट थी, और इमरान खान को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया गया और उस 1 महीने के पीरियड में इमरान खान ने जिस तरीके से, शुरू में तो उन्होंने यही कहा कि इसको डिफीट हो जाएगी, वो तो 27 जो मार्च के बाद उन्होंने इस बयानिए को तब्दील किया, और उनको जब निकाला गया तो उनके हिमायती जो है सड़कों पर आए, और वो नेचुरल था। उसमें माजी में जब ये बात की जाती है ना कि माजी में ऐसा क्यों नहीं हुआ, माजी में जब गवर्नमेंट को हटाया गया तो वो मिलिट्री टेक ओवर था, यहाँ मिलिट्री टेक ओवर नहीं था। असल चीज़ ये है कि
एस्टैब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए? 2018 की एक्सेप्टेबिलिटी या नॉन एक्सेप्टेबिलिटी जो जनरल साहब बात कह रहे हैं कि उसमें जाहिर है एक हल्का ये था कि जो उनसे तंग थे, लेकिन क्या उसको नवाज शरीफ को हटाने के लिए ये इंजीनियरिंग करना ज़रूरी थी कि आप पहले बलूचिस्तान में आपने मुस्लिम लीग को ख़त्म किया, और आज तो ये बात साबित है ना, और जनरल बाजवा के इस पूरे नैरेटिव से साबित हुई कि चाहे बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग काफ हो, जनूबी पंजाब महाज हो जी, अगर ये सारे चीज़ें, ये सारे ग्रुप उठा के इमरान खान के हवाले नहीं किए जाते तो 2018 में इमरान खान की तो हुकूमत नहीं बननी थी। पंजाब में उस्मान बुज़दार तो चीफ मिनिस्टर नहीं होता। सही। अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती तो इंजीनियरिंग की गई थी ना, तो मरकज में भी की गई थी, पंजाब में भी की गई थी इंजीनियरिंग। ये बात तो अब साबित हो चुकी है, और वही जो टोकरे थे वो उठा के फिर PDM के हवाले कर दिए गए। तो अगर इमरान खान साहब अपने जाने को जनरल मुशर्रफ पे इल्जाम दे रहे हैं तो इमरान खान में ये ग्रेस भी होनी चाहिए कि वो ये एक्सेप्ट करें राइट कि जनरल बाजवा ने ही उनकी हुकूमत बनवाई थी, वरना उनकी हुकूमत ना मरकज में बनती ना पंजाब में बनती। सही। तो ये चीजें जो हैं, इसीलिए ये सबक सीखना चाहिए 2023 में। बिल्कुल सही। न्यूट्रलिटी, देखिए न्यूट्रलिटी को साबित करना पड़ेगा, ये नहीं कि करीब करीब न्यूट्रल हो गए। आपको कंप्लीट न्यूट्रलिटी को साबित करने का तरीका ये नहीं है कि आप जो मुल्क के हालात हैं उनसे बेखबर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक सिर्फ हुकूमत के अफेयर्स से होता है कि जो हुकूमत को हुकूमत उनसे पूछती है वो अपना इनपुट देते हैं। पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो जीरो इंटरफेरेंस होना चाहिए। सही। रजा, ये न्यूट्रलिटी साबित करना होगी, ये साबित कैसे की जाएगी? नादिया देखें, मुझे 1 मिनट देंगी? जी जनरल साहब कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूं जो मजहर कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा कोई काम नहीं है कि हम किसी भी मसले में दखल अंदाजी करें, हुकूमतें बनवाएं या ये कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जब मसलन जनरल मुशर्रफ का वाक़या हुआ है, उस वक्त नवाज शरीफ क्या कर रहे थे? इन्होंने पहले उसको चीफ जस्टिस का वो फॉरवर्ड ब्लॉक पहली दफ़ा हमने सुना सुप्रीम कोर्ट में बना, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट की छुट्टी कराई, फिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई, फिर वो एक बनाना शुरू किया, उन्होंने शरीयत बिल लेके आए जिसमें कि अमीरुल मोमिनीन बनने का किस्सा था। एक सिर्फ जनरल जहांगीर करामत ने यह कहा था कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बना दें, क्योंकि हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो वी रियलाइज कि इनके पास फैसला साजी की कोई जगह नहीं है। ये किचन कैबिनेट कभी चौधरी निसार को बुला के पूछते हैं, कभी गौहर अयूब को बुला के पूछते हैं, दिस इज नॉट द वे। तो उसके ऊपर उन्होंने उसको घर भेज दिया। अब आप सोचिए कि इनके अमाल कौन दुरुस्त करेगा? आखिर मुल्क ने तो चलना है ना। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनली अदरवाइज फौज का कोई काम नहीं है कि वो दखल दे, लेकिन मुल्क तो इन्होंने चलाना है ना, सियासतदानों ने। इनके अमाल दुरुस्त नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? मियां साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसकी बेटी वजीर आजम बन जाए, जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसका बेटा बन जाए, शहबाज शरीफ आगे अपनी औलादों को चला रहे हैं। साहब, लेकिन विद इन द इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे लोगों के अमाल आप चेक करें ना, कहां से कहां उनकी प्रॉपर्टीज गई। रिटायर होने के बाद कौन इस मुल्क में रहता है, कौन बाहर, सब सेटल होता है। मेरी बात सुन लें। मैं तो इस बात पे पूरी तरह यकीन रखता हूं कि हर किसी का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इसमें भी झूठ बहुत है। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया इन्होंने, ये नून लीगियों ने इन्होंने निकाला कि जी मैंने 15,000 एकड़ ली, मैंने जिंदगी में 1 इंच नहीं जमीन ली कभी। अच्छा, सो अब ये और उसको फैलाया। मैंने FIA को रिपोर्ट की, FIA वालों ने 2-3 बंदे पकड़े, उन्होंने कहा जी हमें, इन्होंने कहा था कि इस तरह करो, चलाओ इसके ऊपर मुहिम। ये सारा जो कुछ आप सुनते हैं वो सारा ठीक नहीं है, सारा सच नहीं है। अच्छा। मैं हमेशा पहले सच समझता था, लेकिन जब मेरे ऊपर लगा तो मुझे पता चला कि ये तो झूठ के पन्ने लेके फिरते हैं हमारे पीछे। अच्छा, सिर्फ हमें जलील करने के लिए। जी रजा, जरा इस पे कमेंट करते हैं, देन मजहर साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूं बिफोर आई क्लोज द शो। जी रजा। तो देखिए ना, यही तो बात है जो जनरल साहब ने बात सही कही है। वो कह रहे हैं कि उन पे आया, और मैंने भी देखी हैं ये चीजें। तो यही बात है कि पाकिस्तान में अब इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा जो है वो एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें। और अनफॉर्चुनेटली ये पूरा साल जो गुजरा है नादिया, उसमें हमने यही देखा एक एक करके। जहां तक मैंने सुना है इदारे के
मुख्तलिफ लोग जो जानते हैं इदारे को, रिटायर्ड लोगों से, कुछ सर्विंग लोगों से, कि इदारा बिल्कुल इस बात पर अब क्लियर हो चुका है कि पिछली जो 5-6 साल के तजुर्बात थे उससे नुकसान पहुंचा है, उससे गुरेज करना है। रही बात कि कंप्लीट न्यूट्रलिटी की, वो हो नहीं सकती। एक तो तारीख उसमें आड़े आती है, और दूसरा भी अब पाकिस्तान के चैलेंजेस देखे ना, इस वक्त जो तालिबान ने ये टीटीपी ने सर उठाया है, ये बलोच सेपरेटिस्ट जो हैं वो अटैक्स कर रहे हैं, और पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे दोबारा खड़ा है। दिसंबर में 6 अरब से कम के हमारे रिजर्व्स रह गए हैं, और उसमें आर्मी की इंटरवेंशन चाहिए होती है, हम पसंद करें या ना करें नादिया। और हम उसके और मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, ये सिविलियन प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो का काम है। लेकिन जो बाहर दुनिया बैठी है वो आर्मी को सीरियस लेती है ना, वॉशिंगटन खसूसन जब IMF से ट्रांस लेनी होती है, आपको याद है जनरल बाजवा ने जो स्टेट डिपार्टमेंट को कॉल किया था, सऊदी अरेबिया गए थे, चाइना गए थे, जब इमरान खान के दौर में फॉरेन पॉलिसी का इतना भट्टा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली मेरा कमेंट इस पे ये होगा कि इंस्टीट्यूशन जब न्यूट्रल होने का कह चुकी है तो फिर उनको बता देना चाहिए वॉशिंगटन को कि व्हाटएवर द सिविलियन गवर्नमेंट, व्हाटएवर द सेटअप, भाई बात आपने उनसे करनी है, वी आर नोबडीज। लेकिन खैर ऐसा होता इतना आसान नहीं होगा टू डिसएंगेज फ्रॉम दिस एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम जो रहा है। मजहर साहब आपका लास्ट कमेंट बिफोर आई क्लोज द शो। देखिए, सीधी सी बात यह है कि जब दुनिया में आप कहीं जाते हैं ना रजा, या हम कहीं जाते हैं, तो दुनिया हमसे क्या सवाल करती है कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। हाँ, तो ये एम्बैरेसिंग होता है हमारे लिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जनरल अमजद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ के बहुत से इक़दामात, बेशुमार इक़दामात बहुत गलत थे, लेकिन क्या वो गैर आईनी थे? जनरल मुशर्रफ के बहुत से इक़दामात सही थे, लेकिन क्या वो आईनी थे? असल सवाल यहाँ आता है, यहाँ आके रुकता है। अगर नवाज शरीफ जो है वो शरिया अपने आप को जो है अमीरुल मोमिनीन साबित करना चाह रहे थे, बनाना चाह रहे थे, तो उसकी मुखालफत और उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ जो है उस वक्त की अपोजिशन की थी। सही। उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। अगर वो उन्होंने जनरल मुशर्रफ को एक गलत अंदाज में हटाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप 2/3 मेजॉरिटी के वजीर आज़म को कान पकड़ के 2-3 जनरल्स जाके कान पकड़ के वजीर आज़म हाउस से बाहर कर दें, और उसकी फिर जस्टिफिकेशन दी जाए कि जी वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, और उसको फिर हमारी आला अदलिया नजरिया ज़रूरत के तहत इंडोर्स भी कर दें। इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, इन रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। मैं तो पहले ही सिविलियन गवर्नमेंट्स के जो गलत इक़दाम हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उनके रवैये ही गैर जमहूरी हैं, उनके सियासी अंदाज ही गैर सियासी हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन जब आप इंटरफेयर करते हैं, जब आपकी इंटरफेरेंस होती है, जब आप, और रजा जो बात कह रहे थे कि जाहिर है टेररिज्म का मसला होगा, नेशनल सिक्योरिटी का मसला होगा, चैलेंजेस का मसला होगा, तो हुकूमत फौज से कहेगी। हुकूमत और फौज का मिलाप और साथ लड़ना एक चीज होती है, लेकिन फौज का काम ये नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट का काम ये नहीं है कि MQM को तोड़े और MQM को बनाए, पीपल्स पार्टी को तोड़े और पीपल्स पार्टी को बनाए, मुस्लिम लीग नून को तोड़े और मुस्लिम लीग नून को बनाए, इमरान खान का रास्ता रोके या इमरान खान को रास्ता बना कर दे। ये इनका काम नहीं है, और यही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऑलराइट, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। थैंक यू सो मच जनरल अमजद शोएब साहब, आपका शुक्रिया। रजा रूमी आपका शुक्रिया। मजहर अब्बास आपका शुक्रिया। आप सबका देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।